अगर किसी बंदे को रोज़ाना दिन में 2-4 दफ़ा सर दर्द के लिए गोली खानी पड़े तो कुछ दिन के बाद उसका ख्याल क्या होगा। हालांकि ये इलाज नहीं है, ये तो सिम्टोमेटिक आप बता रहे हैं। तो अगर 2 गोली पॉन्स्टॉन की खाने से सर दर्द ठीक हो जाता है तो क्या अगर हमें ऐसा अक्सर व बेशतर करना पड़े तो आसान है, जो बहुत मज़ा आता हो, या आसान इलाज कौन सा है जिसमें बहुत मज़ा आता हो। जैसे हकीम देते हैं खमीरा गौज़बान, बड़ा मज़ेदार होता है, या कोई और इलाज कड़वी दवाई पीने में मज़ा आता हो, हत्ता कि रोज़ गोलियां खानी पड़े कोई, जैसे कि ब्लड प्रेशर में या डायबिटीज़ में तो बहुत मज़ा आता हो। कि सवेरे सवेरे उठ के तो गोलियां या इंसुलिन का टीका, या दिल में अगर स्टेंट डलवाना हो तो बहुत आसान होता है। हड्डी टूट जाए तो प्लस्तर करा के तो टांग को हवा में उठा देना, ये आसान होता है। या कोरोना में आसान होता है कि जब आप बीमार हों और आपको कहा जाए कि अब आप अकेले कमरे में रहें और आपका खाना दरवाजे के बाहर रख दिया जाएगा, जो बाद में आप उठा लीजिएगा। या बाइपोलर की बीमारी आसान है, जिसमें अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं कि किसी कमरे में जाके तो कुछ दिन गुजारते हैं जो गम के दिन होते हैं या सुस्ती के दिन होते हैं, तो वो कमरे में चले जाते हैं, टीवी देखते रहते हैं, खाना दरवाजे के बाहर कहते हैं रख दो, अंदर कोई ना आए। और जब हैप्पी फील होती है तो दिल करता है कि घूमें फिरें, ट्रैवल करें, लोगों को तोहफे दें, लोगों को चॉकलेट्स बांटें, या इस तरह की कोई शॉपिंग ढेर सारी करें। और कभी सडनली एक दूसरा फेज़ आता है जिसमें किसी को मिलने को दिल नहीं करता और अपने आप को कमरे में बंद करना, और शॉपिंग को भी दिल नहीं करता। तो कुछ दिन ऐसे और कुछ दिन वैसे गुजरते हैं, और ऐसी बीमारी को बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। तो फिर उसका इलाज करना पड़ता है, जो कि बुरा लगता है, क्योंकि जब आप दवा लेते हैं तो आपका जो खुशी का फेज़ है वो थोड़ा नीचे आ जाता है, गम का फेज़ ठीक हो जाता है, लेकिन खुशी उतनी महसूस नहीं होती जितनी कि वैसे होती थी दवाई के बगैर। इसलिए लोग फिर दवाई से भी बागी होते हैं, दवाइयों से काफ़ी गिले शिकवे होते हैं, क्योंकि आज के पेशेंट को पता नहीं होता कि 100 साल पहले का पेशेंट दवाई का किस कदर ख्वाहिशमंद था, पर दवाई कोई नहीं थी। ऐसा कभी आपने सोचा कि 100 साल पहले का इंसान बड़ी चीज़ों का ख्वाहिशमंद था लेकिन उसे वो चीज़ें हासिल नहीं थीं? ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो 100 साल पहले का पेशेंट बहुत ख्वाहिशमंद हो पर उसे वो चीज़ें हासिल ही नहीं थी? नहीं, उसको तो हमारे 100 साल पहले वाले को तो पता ही नहीं होगा कि सेल फोन कोई चीज़ होती है। जैसे ब्लड प्रेशर का कोई ट्रीटमेंट 100 साल पहले नहीं था। जस्ट 100 ईयर्स अगो ब्लड प्रेशर का कोई इलाज नहीं था। ब्लड प्रेशर से लोगों के दिमाग में कोई खून की नाली फट जाती थी और वो फालिज हो जाता था, या नक्सीर फूटती थी तो ब्लड प्रेशर थोड़ा डाउन हो जाता था। डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं था, शिज़ोफ्रेनिया का कोई इलाज नहीं था, बाइपोलर डिसऑर्डर का कोई इलाज नहीं था 100 साल पहले, और बहुत सारी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं था। अब इसमें कीवर्ड्स बड़ा कौन कौन से हैं? परमानेंट इलाज बाइपोलर डिसऑर्डर के। परमानेंट इलाज क्या है? जैसे कि मलेरिया का इलाज है कि एक दफ़ा कर दिया जाए तो दोबारा मलेरिया होपफुली नहीं होगा। इसका जवाब है हाँ और इसका जवाब है नहीं। मतलब आपको तैयार होना चाहिए लाइफ लॉन्ग ये दवाई खाने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि खानी पड़े। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में रेडिकल चेंजेस ले आएँ, बहुत बड़ी तब्दीलियाँ ले आएँ, उतनी बड़ी तब्दीलियाँ ले आएँ जिन बड़ी तब्दीलियों से आप बाइपोलर डिसऑर्डर में गए थे, अगर आप उतनी बड़ी तब्दीलियाँ फिर ले आएँ तो आप बाइपोलर डिसऑर्डर से निकल भी सकते हैं कि आपको कोई दवाई ना खानी पड़े। ये भी फिगर आउट कर लेते हैं, जैसे कि लोग मुल्क से बाहर जाते हैं, परदेश जाके तो सेटल होते हैं, तो काफ़ी बड़ी तब्दीलियां लाते हैं, तो फिर वो परदेश जाके सेटल होते हैं, और फिर वो परदेश से वापस पाकिस्तान आके सेटल होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी उससे बड़ी तब्दीलियां चाहिए कि जो चले जाते हैं वो आ नहीं सकते, जो जाना चाहते हैं वो जा नहीं सकते, क्योंकि इससे बहुत बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह
एक बहुत शानदार रिसर्च है जो कि डॉक्टर ऑर्निश की रिसर्च है। डॉक्टर ऑर्निश हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक डॉक्टर हैं जो मियाँ बीवी रिसर्च बड़ी करते हैं, और 40 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने उसको शाया किया रिसर्च को। उस रिसर्च का नाम है अनडू इट, यानी किसी चीज़ को अनडू करना, जो हो गई है उसको ख़त्म करना। जैसे डायबिटीज़ हो गई है तो उसको अनडू करना, दिल की बीमारी हो गई है तो उसको अनडू करना। और उनका ख्याल है कि बहुत सारी प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस को अनडू किया जा सकता है, एडिक्शन को अनडू किया जा सकता है, और बाइपोलर डिसऑर्डर को अनडू किया जा सकता है, शिज़ोफ्रेनिया को अनडू किया जा सकता है। जब हम कहते हैं कि ऐसा किया जा सकता है तो उसके साथ एक तफसीली जवाब भी है कि बहुत बड़े इक़दामात करने पड़ेंगे अगर आप बाइपोलर डिसऑर्डर को अनडू करना चाहते हैं। और ये एडिक्शन से भी बड़े तब्दीलियां हैं, बड़े इक़दामात हैं। एडिक्शन भी आपसे उतने इक़दामात का तकाजा नहीं करती जितना कि बाइपोलर डिसऑर्डर आपसे इक़दामात का तकाजा करता है, जिनके बाद आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल है। क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं और बहुत सारे ख़ानदानों में ये बीमारी पाई जाती है, और उस ख़ानदान में हर बंदे को बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं होता। उस ख़ानदान में ज़्यादातर लोग बाइपोलर इन ऑर्डर होते हैं और वो नाम बना रहे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, और एक बंदा बाइपोलर डिसऑर्डर में चला जाता है और वो काम दिखा रहा होता है। मतलब वो ऐसे काम कर रहा होता है जिससे सारी फैमिली परेशान हो रही होती है। और उसकी बड़ी अजीबोगरीब निशानियां हैं। एक निशानी है कि वो बंदा खुश रहता है, जबकि खुशी की वजह ना हो तो वो कभी कभी बेपनाह खुश नज़र आता है, जबकि आम आदमी खुशी की वजह के साथ खुश रहता है, वैसे को बहुत ज़्यादा वो खुश नहीं रहता। तो बाइपोलर डिसऑर्डर वाला बंदा अपने अंदर से खुशी का एक ऐसा सरचश्मा तलाश कर लेता है कि वो हवाओं में उड़ता है, और दूसरे लोग उसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि खुशी भी एक दूसरे को मदद करती है। तो जब कोई बंदा बहुत खुश रहता है तो उसके करीब से जो बंदा गुजर जाएगा वो भी खुश हो जाएगा। फिर ये जो बंदा होता है ये बहुत ख़र्चा करने का माहिर होता है, यानी ख़र्चा करना तो उसके बाएं हाथ का खेल है कि जो पैसे आ गए उसने लुटा देने। उसके हाथों में सुराख होते हैं जो वेल्ड कराने पड़ते हैं, वेल्डिंग हो जाते ठीक हो जाते हैं। वेल्डिंग के बगैर हाथों के सुराख नहीं ठीक होते। आप वाकिफ़ है किसी ऐसे बंदे से जिसके हाथों में सुराख हो और बस पैसे गिर रहे हों उन सुराखों में से? अच्छा, अब ऐसा बंदा दूसरे लोग बड़ा पसंद करते हैं जो हर मौके पे आगे बड़ा खर्च होके आगे बढ़ के खर्च करता है और दूसरों को खर्चा करवाने का मौका देता है। मतलब ऐसा बंदा जो है बड़ा पॉपुलर हो जाता है, जो पैसा खुला खर्च करता है, जहाँ जाएगा वो आगे बढ़ के बिल दे देगा और दूसरे लोगों को इससे बड़ा फ़ायदा होता है तो लोग उसके बड़ी वाह वाह करते हैं। ऐसा भी कोई है जो बहुत खर्चा करने का शौकीन हो, मैं उससे दोस्ती कर लूँ? तो तोहफे देना, दूर पार के रिश्तेदारों को भी याद कर कर के तोहफे देना। मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ जो पाकिस्तान से उठ के बैंकॉक जाते हैं सिर्फ कोई चॉकलेट ख़रीदने के, ताकि वापसी पे अपने रिश्तेदारों को बांट सके। बैठे बिठाए बैंकॉक की फ़्लाइट बुक करा लेते हैं, जाके तो वहाँ से चॉकलेट लेके आएंगे, सारे रिश्तेदारों को बांटेंगे। या फिर वो जितने भी मिलने जुलने वाले हैं उनको तोहफे देते हैं। वो सड़क पे ट्रक खड़ा कर देते हैं जिसमें आटे की बोरियां होती हैं, तो लोग आके उसमें से एक एक बोरी ले जाएं। ऐसे कामों का भी उनको बड़ा शौक़ होता है और ऐसे लोगों की भी बड़ी वाह वाह होती है, बड़े नेक नाम होते हैं। लेकिन एक्चुअली उन्हें उनके अंदर जो एक बीमारी है वो पुश कर रही होती है ये काम करने के लिए। वो इसके बेनिफिशियरी हैं, वो इसको बीमारी नहीं मानेंगे। जिनको फ़ायदा होता है वो इसको बीमारी नहीं मानेंगे, और जो ये काम करता है वो भी इसको बीमारी नहीं मानेगा। वो समझेगा कि ये तो अच्छा काम है। एक्सेस ना हो तो फिर ठीक है, अगर आपके भाई की सालगिरह है और आप उसे कोई तोहफा दे रहे हैं, या बेटे की सालगिरह है, या किसी का मौका है तो शादी पे आप कुछ सलामी दे रहे हैं, तो वो ठीक बात है। लेकिन अगर आप दूर पार जहाँ कोई आपका रिश्ता नाता नहीं बनता वहाँ आप ये कर रहे हैं, ये गिफ्टिंग करना, गिफ्टिंग, लव बॉम्बिंग। मेरा एक दोस्त है जो स्विट्ज़रलैंड में बहुत वेल सेटल्ड था,
तो वहाँ से पाकिस्तान इस वजह से आ गया कि वहाँ उसको गरीब नहीं मिलते थे कोई जिनकी वो मदद कर सके, तो वो पाकिस्तान आ गया ताकि वो गरीबों की मदद कर सके। सिर्फ इसलिए छोड़ के आ गया स्विट्ज़रलैंड को। जब आप खुद ही उसके साथ कंडीशंस लगा रहे हैं तो फिर बीमारी नहीं हो, लेकिन आप कंडीशंस हटा दें, अंधाधुंध जब कोई काम किया जाता है तो वो तो बीमारी होती है। इसी तरह मोहब्बत का इजहार, लव बॉम्बिंग जिसको कहते हैं, कि दोपहर को मिले 2 बजे तक दोस्ती हो गई, 5 बजे तक मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, और रात 8 बजे जो है ब्रेकअप। बीमारी हम हर उस चीज को कहते हैं जिससे तकलीफ निकलती है, जिससे तकलीफ निकलती है वो बीमारी है। देखिए, जैसे हम अक्सर कहते रहते हैं कि आप मोहब्बत करते हैं तो उसकी भी ओवरडोज से परहेज करें। ओवरडोज है मोहब्बत के इजहार की, ओवरडोज बीमारी है, ये आपको और दूसरे बंदे को तकलीफ में मुब्तला कर देगी। लेकिन मोहब्बत जितनी भी करें वो अनकंडीशनल होनी चाहिए। वो उस वक्त नहीं होनी चाहिए जब कोई आपको बर्गर खिलाए तो आपको मोहब्बत हो, और जब बर्गर ना खिलाए तो आपको गुस्सा आए। मियाँ बीवी जब एक दूसरे पे क्रिटिसिज्म करते हैं तो वो बहुत तकलीफ दे हो जाता है। मियाँ बीवी को कभी एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ये क्रिटिसिज्म का रिश्ता नहीं है। मियाँ बीवी का रिश्ता इसलिए होता ही नहीं कि आप इस्लाह करें। इस्लाह फिर जब मियाँ बीवी का रिश्ता बनता है तो बच्चे होते हैं, आप बच्चों की इस्लाह करें। बीवी की या खामद की इस्लाह ना करें, इस्लाह शुदा खामद या बीवी तलाश कर लें। अच्छा, इसी तरह गन्स के साथ मोहब्बत, गन्स के साथ इन्फेचुएशन, गन्स सदके बारी जाना, गन्स की आधी रात को गन्स निकाल के देख के ये देखा वो देखा, उसको सीने से लगाया, फिर कभी कभी यहाँ रख के देखा, ये सब एक बीमारी की अलामतें हैं। पर जिनको गन्स से प्यार होता है वो तो इसको बीमारी नहीं कहेंगे। तो अच्छा, इसी तरह शायरी, ख़ास तौर पर तुकबंदी, ये बीमारी की अलामत है। एक तो होता है ना प्रॉपर शायरी, वो थोड़ी बीमारी की अलामत है, और जो शायरी महज राइमिंग होती है वो बीमारी की अलामत है। वो कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ वही कर सकता है जो बीमार हो, जो राइमिंग होती है। ये खाली राइमिंग वाली शायरी जो होती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फैक्ट है वो फैक्ट है, जैसे भी आप समझे। वैसे हर किस्म की शायरी की अलामतें अमूमन बाइपोलर लोगों में पाई जाती हैं, चाहे वो डिसऑर्डर में ना भी जाएं। डिसऑर्डर में जाएंगे तो राइमिंग करना शुरू कर देंगे। ये आजकल फैशन आया हुआ है, चला जाएगा फिर जैसे कुछ लोग करते हैं, लेकिन हर बंदा ये नहीं कर सकता। जिसके दिमाग में ये फतूर हो वही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। इसी तरह ये जो शिकार की बात होती है, अब कुछ दोस्त मिलके तो शिकार पे जा रहे हैं, कुछ चीज़ें अलामती हैं कि शिकार शकूर कोई नहीं करते, उन्होंने बस इकट्ठे टाइम गुजारना होता है। लाइक माइंडेड लोगों ने इकट्ठे टाइम गुजारना होता है किसी जगह पे, उसको वो शिकार कहते हैं। जैसे कि जो लोग घर में बैठ के शाम को शराब पीते हैं, तो शराब पीने वाली जगह को क्या कहा जाता है? स्टडी। आपको कभी हैरत हुई इस बात पे कि हमेशा जिस घर में कोई बंदा रेगुलर शाम को शराब पीता है, जिस जगह वो शराब पीता है उसको स्टडी कहते हैं। तो फैशन के तौर पर चलता रहता है, ये चीज़ भी चलती रहती है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ अवेयरनेस आती जा रही है। ये हमेशा से लोगों को पता है कि गम बहुत ज़्यादा हो तो ये डिप्रेशन होती है, और जो बीमारी है बग़ैर वजह के गम होना, वजह के साथ गम होना बीमारी नहीं है, बग़ैर वजह के साथ के गम हो तो वो बीमारी होगी। इसी तरह बग़ैर वजह के खुशी हो तो वो भी बीमारी होगी, और वो ज़्यादा ख़तरनाक होगी। मैं आपको बताऊं कि डिप्रेशन का जो पार्ट है वो उतना ख़तरनाक नहीं है जितना कि एक्साइटमेंट का फेज़ जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि उसमें बंदा बहुत सारे फ़ैसले कर रहा होता है, धड़ाधड़ फैसले कर रहा होता है। डिप्रेशन में बंदा फ़ैसले रोक रहा होता है, किसी का जल्दी जाता है, किसी का देर से जाता है। ये उसकी अपनी साइकिल है, जो साइकिल उसके अंदर कंप्लीट होनी होती है, और उस साइकिल को मॉडरेट करने के लिए दवाइयाँ हैं। जैसे एपिवॉल आप लेते हैं तो वो उस साइकिल को स्टेबलाइज करती है कि खुशी ज़्यादा ना हो, गम भी ना हो, बीच में रहें। न्यूरोलिथ है जो मूड स्टेबलाइज़र है, और बहुत सारे मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स हैं जो कि डोपामीन ब्लॉकर्स हैं, जैसे रिस्परडॉल है जो आपको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन और भी डोपामीन ब्लॉकर्स हैं। अगर किसी को रिस्परडॉल पसंद ना हो तो उसको वो भी दिया जा सकता है। लेकिन डोपामीन की ओवरफ्लो से जो काम हो रहे होते हैं तो थोड़ी ओवरफ्लो रोकने की ज़रूरत होती है, और हमेशा नहीं होती, कभी ज़रूरत होती है कभी नहीं होती, कभी कुछ दिन ज़रूरत होती है कुछ दिन नहीं होती। अपनी बीमारी को समझना
बहुत ज़रूरी है बाइपोलर डिसऑर्डर को भी समझना कि कब मुझे दवाई की ज़रूरत है ये बंदे को पता चल जाए, खुद ही पता चल जाए कि मुझे ज़रूरत है, कब मुझे ज़रूरत नहीं है ये उसको पता चल जाए। जो बीमारियां देर तक इंसान के साथ चलती हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हो तो अच्छा है। जैसे डायबिटीज़, कि डायबिटीज़ है, सारी उम्र की बीमारी है, तो उस बंदे को पता होना चाहिए कि कब मुझे इंसुलिन कम चाहिए, कब ज़्यादा चाहिए, कब जो है दवाई के गुजारा हो सकता है, कब मुझे दवाई चाहिए। अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मदद करती है, बाज़ औक़ात अनडू करने में मदद करती है, बाज़ औक़ात उस बीमारी के इलाज में मदद करती है। जब उन्हें समझ आ जाती है कि ये मेरे फ़ायदे का काम है, इंसान फ़ायदे के काम करने लगता है। मैंने देखा है ज़्यादातर लोग वक्त गुजरने के साथ साथ इन चीज़ों को समझ जाते हैं। नहीं, दवाई का रिलैप्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दवाई का कुछ आसानियाँ पैदा करने से ताल्लुक़ है। रिलैप्स का ताल्लुक़ है इस बात से कि आया दो पहलुओं की समझ आई है कि नहीं आई। एक पहलू ये कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, हिट बॉटम है, या हिट बॉटम थी तो मैंने ये सफ़र शुरू किया था, और दूसरी बात कि मैं नशे के सामने बेबस हूँ। जो बंदा ये दो बातें समझ जाता है उसके रिलैप्स होने के चांसेस कम होते हैं। जिसको पता हो कि नशा मुझे नुकसान देता है, और ये आसानी से पता नहीं चलता क्योंकि जब नशा गले से उतरता है तब बड़ा मज़ा आता है। आप उसे बताएं, कितनी भी तफसील से कहानी सुनाएं कि तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। अभी जैसे परसों हम देख रहे थे कि एक लड़का जो 2-4 दिन पहले बयान कर रहा था, तो वो कहता है कि मुझे कोई कहता कि तुम चरस पियोगे तो 5 साल बाद तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो मैं कभी ना पीता। लेकिन शुरू में कोई कितना भी समझाए, बंदा अपने तजर्बे को ज़्यादा अहम समझता है, अपना तजर्बा। आप कहते हैं कि सिगरेट पीने से तुम्हें नुकसान होगा, तुम्हारे फेफड़ों को ये हो जाएगा, तुम्हारा चीज़ हो जाएगा, पर वो जब एक कश लेता है तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिसमें से वो गुज़रता है वो आपके बहुत सारे वाज़ और नसीहत से ज़्यादा ज़ोरदार होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बंदे को समझ आने लगती है। इंसान चूँकि बहुत इंटेलिजेंट है, इंसान की सबसे बड़ी ख़ासियत इंटेलिजेंस है, और इंसानों की इंटेलिजेंस को देख के अब कंप्यूटर्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली जा रही है, लेकिन वो इंसान की इंटेलिजेंस का मुकाबला नहीं कर सकती। इंसान बहुत जल्दी गेस कर लेता है कि उसको नफ़ा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, फिर वो अपने आप को हमें समझाता बुझाता है। लेकिन खुद सोचने से, जिसे इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, और बातचीत करने से, जिसे इंटरव्यूइंग कहते हैं, बड़ा फ़ायदा होता है। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। इंटरव्यूइंग जो है, जैसे दो पेशेंट्स भी जब ऊपर बात कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे को नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और वो किस स्टेजेस पे हैं। तो इंटरव्यूइंग से बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये जो बातचीत हो रही होती है ये भी इंटरव्यूइंग है। अगर हम बात करते रहें और आप बात नहीं करें तो फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप भी बात करें, हम भी बात करें, तो किसी न किसी को फ़ायदा होगा। ज़रूरी नहीं कि आपको, किसी न किसी को फ़ायदा
हो जाएगा। इंटरव्यूइंग। दूसरी चीज़ है इंट्रोस्पेक्शन। जब आप तन्हा रात बिस्तर पे सोए होते हैं और आपके पास कोई सेल फोन नहीं होता और आप अपने किसी स्लिपरी फ्रेंड से राब्ता नहीं कर सकते और आप तन्हा होते हैं और शायद कभी आपको नींद भी नहीं आ रही होती, तो फिर आपका दिमाग सोचना शुरू कर देता है कुछ ना कुछ, और कोई ऐसा ख्याल जन्म ले सकता है जो आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना दे। इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। अपने अंदर की सोच आपके मसाइल को उजागर करना शुरू कर देती है। इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। ये एक आदमी कर सकता है। और एक है इंटरव्यूइंग, वो 2 आदमी कर सकते हैं। मिनिमम 2 आदमी है जो इंटरव्यू कर सकते हैं, जो बात कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि इंटरव्यू किसके साथ करना है आपने, कि आपका इंटरव्यू किसी ऐसे बंदे के साथ है जो आपके अंदर जगा दे ज़िंदगी का शौक़, या आपका इंटरव्यू किसी ऐसे बंदे के साथ है कि जो आपको डीमोटिवेट कर दे। घर पे भी एक दूसरे की मिसाल से मोटिवेशन ली जा रही होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि माँ बाप भी कह रहे होते हैं अपने भाई को देखो वो कितना तरक्की कर रहा है, तो मकसद ये होता है कि वो इशारा कर रहे होते हैं कि तुम भी तरक्की करो, पर इससे उनको गुस्सा आता है। ये चीज़ वो पसंद नहीं करते, लिहाजा ये नहीं करनी चाहिए। कंपेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और कभी घर वाले ये भी कह रहे होते हैं कि तुम्हारा मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं। सारे पेशेंट सोच रहे होते हैं कि उन्होंने अनकरीब नशा छोड़ देना है, मुस्तकबिल में नहीं करना। किसी मरीज़ का ये प्रोग्राम नहीं होता कि वो मुस्तकबिल में नशा करेगा। मुस्तकबिल में कोई ख्याल नहीं होता। हर बंदा जानता है कि ये गड़बड़ काम है और हर बंदा सोच रहा होता है कि मुस्तकबिल में मैंने छोड़ देना है। एडिक्ट की जो नशई होता है उसकी सोच होती है हेयर एंड नाउ में, और हम उससे सौदा कर रहे होते हैं कोई मुस्तकबिल का। अक्सर घर वाले जब भी बात करेंगे फिर तेरा ब्याह नहीं होएगा, फिर तेरा इंज नहीं होएगा, तू बदनाम हो जाएगा, या कुछ ऐसी बातें कर रहे होते हैं। वो कह रहे हैं अभी बताओ, अभी हेयर एंड नाउ में क्या होगा, क्योंकि नशा उसके साथ जो भी कर रहा होता है वो हेयर एंड नाउ में कर रहा होता है। जो उसकी फीलिंग होती है या जो सोच होती है वो हेयर एंड नाउ में होती है। लिहाजा उससे जो बात भी आपने करनी है वो आप हेयर एंड नाउ में करें, और उसके लिए आपको मुस्तकबिल का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। हर मरीज़ का हाल ही ख़राब होता है तो मुस्तकबिल का सहारा लेने की क्या ज़रूरत है। अगर एक किसी भी पेशेंट से आप बात करें, एक्चुअली आप खुद भी डिनाइल में होते हैं। आप समझते हैं कि अभी हमारे मरीज़ का कुछ नहीं बिगड़ा, ये जो सोच होती है, और कह भी देते हैं कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, इसका मरीज़ के ऊपर क्या असर होगा कि अभी फिर करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन एक्चुअली कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं होता जिसके घर वालों को पता हो कि वो नशा करता है, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके घर वालों को पता ही नहीं होता। एक वक्त फिर पता चल जाता है। इब्तिदा में तो किसी को भी पता नहीं होता। जब घर वालों को पता चलता है तो उस वक्त ऑलरेडी काफ़ी नुकसान हो गया होता है, बदनामी हो गई होती है, तालीम की खराबी हो गई होती है, बहुत दफ़ा को पुलिस में पकड़ा गया होता है, कुछ झगड़े फसाद हो गए होते हैं, कोई तोड़ फोड़ हो गई होती है। तो इन सब चीज़ों का अगर हम सही तरीके से तबादला ख्यालात कर लें तो हेयर एंड नाउ में ही काफ़ी नुकसान हो चुका होता है कि वो कोई काम काज भी नहीं कर रहे होते हैं हमारे पेशेंट, ज़्यादा तालीम से भी उखड़ गए होते हैं, ताल्लुकात भी उनके अपने घर वालों से काफ़ी ख़राब होते हैं। हेयर एंड नाउ में भी काफ़ी कुछ होता है अभी हाज़िर दुनिया में, लेकिन घर वाले खुद सोच रहे होते हैं कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए तो 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं किसी को इलाज में पहुंचते हुए। बिगाड़ का कैसे पता चलता है कि बिगड़ चुका है, बहुत कुछ बिगड़ चुका है हमारे बच्चे का, ये कैसे पता चलता है? कौन सा पैमाना है नाप तोल का जिससे पता चले? वो एटीट्यूड को नापा नहीं जा सकता ना। ऐसी चीज़ जिसको आप नाप सकें, जैसे कि तालीम में 4 साल ज़ाया हो गए, उसी क्लास में पढ़ते रहे, या जैसे कि कारोबार तबाह हो गया, फारग हो गए, ये नापी जा सकती हैं चीज़ें। तलाक़ें 2 हो गई हैं तो ये पता चलता है कि अगर कोई इस तरह निभाह नहीं हो सका, ज़िंदगी नहीं चल सकी, कोई 2-4 दफ़ा हवालात जाने का इत्तफाक हुआ है तो नापा जा सकता है। कोई 2-3 गाड़ियाँ तबाह हुई हैं किसी और की गलती से,
ये बड़ा मसला है कि किसी और की गलती तो नहीं, जो नापा जा सके। देखिए, जो चीज़ नापी नहीं ना जा सकती, किसी पेशेंट के साथ वो बात ना करें जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसको तोला नहीं जा सकता, जिसको दिखाया नहीं जा सकता। गोलमोल बातों से कुछ नहीं होता। वो कहता है मैंने गैप ईयर लिया है। पहले लोग पढ़ाई से भागा करते थे, अब गैप ईयर लेते हैं। मॉडर्न लोग गैप ईयर लेते हैं। हर बात को नए मानी पहनाए जा सकते हैं, तो नापा जा सके, तोला जा सके, जिसके ऊपर बात की जा सके। दूसरी बात यह है कि आपने वादा नहीं कभी लेना होता, इरादा भी नहीं। आपने कोई चीज़ ऐसी करने के लिए कहना होता है जिसे आप नाप सके, जिसे आप तोल सके। कोई नापने तोलने वाली बात, कोई जिसे देखा जा सके, जिसे दिखाया जा सके। ये बात कि मैं वादा करता हूँ या मैं इरादा। सेहत के कई पहलू हैं जिनको नापा तोला जा सकता है। कई चीज़ें हैं जो गोलमोल होती हैं, वो बात करने का फ़ायदा कोई नहीं। ये तो बहुत ही क्लियर कट है कि कोई बंदे के सोने जागने के औकात से पता चल जाता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सिर्फ सोने जागने से पता चल जाएगा कि आया इस बच्चे का आगे चल के क्या बनेगा। कोई बंदा जो रात 9 बजे सोता हो और सवेरे 5 बजे उठता हो, तो उसके ख़राब होने के इम्कानात कितने के नज़र आते हैं आपको। कोई टीनेजर है 18 साल का, रात को 9 बजे सो जाता है, सवेरे 5 बजे उठ के पढ़ाई शुरू कर देता है। ये इस तरह जल्दी सोए और जल्दी उठे तो उसके दिमागी इमराज का शिकार होने का भी इम्कान कम है। मूड डिसऑर्डर तो होगा ही नहीं उस बंदे को जो सवेरे सवेरे उठेगा। वो सुबह उठने से मूड की रिदम सही हो जाती है, लड़ने को दिल नहीं करता। अगर आप 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे सो के उठे हैं तो माँ अगर नाश्ता पूछ लेती है तो इस बात पे लड़ाई हो जाती है कि माँ ने नाश्ता क्यों पूछा, डिस्टर्ब क्यों कर दिया उसको। तो ये चीज़ें जो हैं अपनी जगह देखने की हैं कि कोई नज़र आने वाली चीज़, छोटी मोटी 2 तब्दीलियाँ जो नज़र आ जाए, दिल के अंदर ना हो, दिल के बाहर हो। जिन जगहों पे आपको कंप्लाइंट होना है, उन जगहों पे आप अगर कंप्लाइंट नहीं है तो ये बहुत बड़ा मसला है। यानी जहाँ सरेंडर करने की ज़रूरत है, कोई 2-4 जगह होती हैं जहाँ आपको सरेंडर करने की ज़रूरत होती है और उन जगहों पे आप सरेंडर नहीं करते, तो ये बहुत बड़ी है। यहाँ हमने जो स्टैंड्स रखे होते हैं तो वो हमने सिर्फ ये देखने के लिए रखे होते हैं कि बंदा सरेंडर करता है कि नहीं और इसके घर वाले इसको मैनेज कर सकते हैं कि नहीं, घर वाले अपनी ये बात मनवा सकते हैं कि नहीं और ये मानने के लिए तैयार है कि नहीं। असल बात ये नहीं कि कोई बंदा दवाई नहीं खाना चाहता, असल बात है कि वो अपने आप को बीमार नहीं मानता। जो ही वो बीमार मानता है वो दवाई खाना चाहता है, वो तड़प तड़प के दवाई खाना चाहता है। क्योंकि कोई दवाई ऐसी नहीं होती कि जो साइड इफ़ेक्ट ना दे, कोई दवाई ऐसी नहीं होती जो कि सिर्फ फ़ायदा दे। मुझे साल से तजर्बा है ये आई ड्रॉप्स का। तो आई ड्रॉप्स जिनको फ़कत एक कतरा आप कहते हैं, जब आप आंखों में वो कतरा डालते हैं तो वो पूरे जिस्म को निढाल कर सकता है, इतनी स्ट्रेंथ होती है। वो एक सही ट्रू मेडिसिन है। लेकिन फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी अफादियत के कायल हो जाते हैं। आप कहते हैं चलो थोड़ी थकावट ही है ना, थोड़ी एग्जॉशन ही है ना, मुझे आंखों का तो फ़ायदा होगा, तो आप उसकी तरफ आमादगी की तरफ आते हैं। जब आप आमादगी की तरफ आते हैं तो फिर आप तरकीबें सोचते हैं, आप तरकीबें ढूंढ लेते हैं कि जिससे उसके साइड इफ़ेक्ट कम हो। अब जैसे मेरे डॉक्टर ने कहा कि अगर आप आंख में कतरा डालें और आप अपनी नाक की साइड पे हाथ प्रेशर से रखें 10 मिनट, तो आपको जिस्म ने डालनी होगा, क्योंकि 10 मिनट के अंदर अंदर आंख से दवाई बाहर नहीं निकलेगी, नाक में नहीं जाएगी, गले में नहीं जाएगी और जिस्म पे असर नहीं करेगी। अब है तो मुश्किल ना कि आप इस तरह 10 मिनट प्रेशर के साथ, कोई रास्ता तो आप निकाल ही लेते हैं, बशर्ते कि आप माने कि आपको ज़रूरत है दवाई की और आप बीमार हैं और आपको कोई ना कोई मसला है। ये डिनाइल से निकलना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भी बातें हैं जो कॉमन सेंस कुछ और कहती है, साइंस कुछ और कहती है, तो हम नहीं मानते। अभी 15 दिन पहले हमारी मीटिंग हो रही थी और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के सारे प्रोफेशनल भी ऑन बोर्ड थे, स्क्रीन पे थे और बातें हो रही थी। तो प्रोफेशनल्स इस तरफ चल पड़े कि साड़ी गल क्यों नहीं मानते, पेशेंट साड़ी गल क्यों नहीं मानते, और वो जो पेशेंट्स के फैमिली मेम्बर है वो हमारी बात क्यों नहीं मानते। तो इस बात पे
वो रंज का इजहार कर रहे थे। तो मैंने कहा देखें आप लोग सब वो हैं जो इस वक्त मेरे साथ बातों में है, क्योंकि सीनियर लोग थे सारे। मैंने कहा आप वो लोग हैं जो 15 साल से कम अटैच है। अब आप मुझे बता दीजिए कि आपने क्या पहले 1 महीने में बातें मान ली थी, क्या पहले 2 महीने में मान ली थी? तो किसी ने भी नहीं कहा कि मैंने 3 महीने में मान ली थी, मैंने 6 महीने में मान ली थी। हर एक ने कहा कि 2-4 साल लगे इन बातों को समझने में, 2-4 साल लगे। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो साइकोलॉजिस्ट बन के आए, 18 साल की एजुकेशन ले के आए, तो उन्होंने फिर मैंने सबसे पूछा कि अच्छा आपने कैसे मानना शुरू किया? फिर सबसे मैंने कहा वॉइस मैसेज भेजे, तो सब ने मुझे वॉइस मैसेज भेजे और अपनी अपनी ग्रोथ के बारे में बताया। तो मैंने कहा कि फिर आप खुद समझ जाए ना कि अगर आप जैसे जय्यद किस्म के उलमा को इतना टाइम लगता है तो हमारे पेशेंट्स की फैमिली का क्या कसूर है? क्योंकि ये पेचीदा गुत्थियां हैं हमारी ज़िंदगी की जिनके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। तो ज़्यादा गुस्सा शुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो नहीं मानते। यू कीप डूइंग योर वर्क, अपना काम करते रहें और कोई ना कोई यहाँ कोई ना कोई वहाँ आपको स्पिरिचुअली बेदारी में जाता हुआ नज़र आएगा। आपको इनफ मोटिवेशन मिलती रहेगी और कोई आपको रोज़ाना एहसास दिलाएगा कि आप बात समझा नहीं पाए। कोई ना कोई बंदा रोज़ाना एविडेंस देगा कि आप सोचेंगे यार मैं समझना था, मैं गल बहुत अच्छी समझाना पर नहीं समझा नहीं सकिया। मैं एक गिरा होती है जो बाज़ औक़ात अंदर से खुलती है, दिल के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। आप दस्तक दे सकते हैं, आप दरवाज़ा तोड़ के नहीं घुस सकते। और फिर रंज की कैफियत में प्रोफेशनल चले जाते हैं तो ये उनके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वो कोडिपेंडेंट हो जाएंगे और प्रोफेशनल में काम करते करते एक बीमारी का शिकार हो जाएंगे। ये तो समझिए अल्लाह की मदद है कि जब आप बहुत स्ट्रेस के ज़माने से गुजर रहे होते हैं तो वो आपकी याददाश्त को थोड़ा हल्का कर देता है। जब याददाश्त आपकी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है तो आपको अपने इर्द गिर्द की स्ट्रेसफुल चीज़ें उतना तंगी नहीं करती, क्योंकि आप उनको उस तरह एनालाइज नहीं कर सकते, उस तरह याद नहीं कर सकते। तो ये तो एक मदद है अल्लाह की कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी मेमोरी नीचे चली जाती है हालात की वजह। जो आप अपने आप को दिमाग को रोशन करते हैं, ये मैं आपको बताऊं कि आप बड़े लकी ज़माने में ज़िंदा हैं, मैं और आप। इससे ज़्यादा लकी ज़माना कोई हो नहीं सकता था। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले बड़े ख़राब ज़माने थे। आप में से कोई जाना नहीं चाहेगा। अगर आपको मैं कहूँ ना कि आपको मुग़ल बादशाह बना देते हैं तो आप वो भी नहीं मानेंगे। अगर आप पूरी तरह सोच विचार कर ले तो मैं पूछूँगा देखो तुसी आजकल तो बादशाह कोई नहीं, मैं तुहानू शाहजहां बना देना, तो आप बोलेंगे नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, शाहजहां मुझे नहीं चाहिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।